नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और आज हम बातचीत करेंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की। इस इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ हुआ है हाल फिलहाल में, इसी पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री की सूरत बदलने के लिए, यानी टू व्हीलर, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर में इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम था फेम। फेम के दो चरण थे, एक फेज पूरा हो गया था और फेम 2 स्कीम लेकर सरकार आई, जिसका आगाज जो है हुआ और उसको लगातार प्रमोट किया गया, जिससे कि ज़्यादातर गाड़ियों में इलेक्ट्रिक मॉडिफिकेशन हो और लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें। इसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने एक सब्सिडी का स्कीम भी चलाई, यानी इंसेंटिवाइज करने के लिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो उसको कम करने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से एक बजट रखा, एक प्लान रखा। तो इसका मकसद बिल्कुल साफ था कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का कल्चर और उत्पादन बढ़े। सरकार चाहती है कि 2030 तक देश में बिकने वाले टू व्हीलर्स ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम इस संख्या को हासिल करें। उसमें 80% तक का फिगर एक रखा गया कि वहाँ तक इलेक्ट्रिक हो, ऐसा एक टारगेट लेके सरकार चली। लेकिन इस स्कीम को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि घरेलू मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको जो बढ़ती हुई लागत है इसकी, उससे रियायत मिले और कंज्यूमर को भी ये ना लगे कि बहुत महंगा, जिससे वो डिस्करेज हो खरीदने के लिए। तो ये पूरी स्कीम एक बनाई गई। लेकिन यहीं पे एक कैच आ गया, क्योंकि टू व्हीलर की जो स्कीम थी फेम 2, ये एक्चुअली सबके लिए थी, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर और बस के लिए। लेकिन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर की तरफ से इस स्कीम के कुछ गड़बड़ियों की खबरें आई कि उन्होंने इसका मिसयूज़ किया है और कई सारी कंपनी जांच के दायरे में आई। लगभग करीब 1 दर्जन कंपनियों को नोटिस जारी किए गए कि आपने इस स्कीम का गलत इस्तेमाल किया है, इसके रूल्स को फॉलो नहीं किया है और इससे कई सारे लोगों को नुकसान हुआ है। सरकार की जो मंशा थी उसमें गड़बड़ी हुई है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ SMVE के डायरेक्टर जनरल सोहिंदर गिल है। SMVE क्या है? ये SMVE जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका संगठन है और उसके डायरेक्टर जनरल है सोहिंदर जी। सोहिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हम लोगों ने सुना है, कई हफ्तों से ये खबरें बहुत चर्चाएं हैं कि टू व्हीलर इंडस्ट्री की कुछ प्लेयर्स ने फेम 2 स्कीम का गलत इस्तेमाल किया या उसको तोड़ा मरोड़ा, जिसकी वजह से सरकार ने सब्सिडी रोक दी थी। और अब कुछ मैन्युफैक्चरर्स वो सब्सिडी वापस करने के लिए तैयार हो गए। उसमें बहुत सारे नाम हैं, जिसमें जो नोटिस गई थी उसमें हीरो मोटो, किनावा, ओला, TVS, ये था, तमाम जैसी कंपनीज हैं। तो ये जो पूरी स्कीम थी, अब इस पर एक तरीके से बड़ा सवालिया निशान लग रहा है कि क्यों नहीं इस्तेमाल हो पाई, क्या गड़बड़ी हुई। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं सोहिंदर सर कि ये क्या मसला क्या हुआ था, क्यों ये गड़बड़ी हुई? धन्यवाद नीरज। थोड़ा विस्तार में बताना पड़ेगा कि जो रिजल्ट हुआ है टेस्टिंग का, उसके अंदर 3 चीज पाई गई हैं। एक तो ये है कि कुछ जो आपने नाम लिए हैं, वो एक लिमिट है टू व्हीलर की सब्सिडी के लिए कि 1.5 लाख के ऊपर गाड़ी ना हो तभी सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि 1.5 लाख के ऊपर अमीरों की गाड़ी गिनी जाएगी तो उनको सब्सिडी की जरूरत नहीं है। तो ये 4-5 जो नाम है वो इस दायरे में आ गए हैं कि उन्होंने 1.5 लाख के ऊपर की गाड़ी को कुछ पुर्जे अलग बेच के, अलग से लगाकर आर्टिफिशियली कीमत को 1.5 लाख से नीचे किया ताकि सब्सिडी मिल जाए 60-60 हजार। और उन पुर्जों को फिर अलग से बेचा गया, जैसे चार्जर और सॉफ्टवेयर। तो करीब 40-50 हजार का सामान अलग से बेचा जाता था और गाड़ी की कीमत कागज पे 1.5 लाख के नीचे दिखाई जाती थी। अब ये इन्वेस्टिगेशन में के मुद्दे में पाया गया कि भैया ऐसा क्यों किया, क्या नहीं किया। तो मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी दलील रखी है कि देखिए, तब इतनी गाड़ी बन ही नहीं सकती थी 1.5 लाख के नीचे, बैटरी महंगी हो गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, बट वो रूल तो चेंज नहीं हुआ, वो 1.5 लाख का रूल रहा। तो इसलिए अब वो उसके अंदर ये लोग जो है दायरे में आए हैं, वो उस चार्जर को अब उसकी कीमत को कम से कम, सॉफ्टवेयर का भी मुद्दा अभी चल रहा है, बट जो चार्जर है उसकी कीमत को वापस ग्राहक को वापस कर रहे हैं ताकि गाड़ी की कीमत 1.5 लाख के नीचे कागज पे आ जाए, सो दैट फिर ये रेट्रोस्पेक्टिवली सब्सिडी के दायरे में रह सकती हैं। तो एक ये है। और 1-2 प्लेयर का ये मुद्दा था उसमें, इन्हीं में से एक में था कि बैटरी की क्षमता जो बताई गई थी, क्योंकि सारी सब्सिडी बैटरी की क्षमता पे है। अगर 3 किलोवाट बैटरी है तो 45,000 और 2 है तो 30,000। तो बैटरी की क्षमता को जब चेक किया गया तो उसकी जो इफेक्टिव क्षमता थी वो 70% पाई गई है और सब्सिडी 100% पे क्लेम की गई है। उस वजह से जो फर्क है दोनों में कि क्यों ज्यादा क्लेम की जबकि क्षमता उतनी आपने ग्राहक को नहीं दी,
तो जो बीच का गैप है वो मिनिस्ट्री वापस मांग रही है, और वो भी जो एक ओईएम उसने बोला है कि हाँ 22 करोड़ रुपया वापस करते हैं, बिकॉज हमने क्षमता जो है बैटरी की कम की। तो तीसरा मुद्दा है वो जरा ज्यादा ट्रिकी है, वो है कि जब 2019 में ये पॉलिसी आई फेम 2, ये आई थी अप्रैल के बिगिनिंग में, अप्रैल 2019 में, और उसके अंदर एक अच्छा प्रावधान था कि बैटरी में 10,000 पर किलोवाट आवर की सब्सिडी दी जाएगी। ये फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ, बहुत अच्छी पॉलिसी लगी। हालांकि 10,000 से भी कोई ज्यादा बात नहीं बनती थी ग्राहक को, बट फिर भी एक अच्छा मौका था फर्स्ट टाइम की कुछ बड़े। बट साथ ही साथ एक अंकुश लगा दिया गया कि 4 महीने के अंदर बैटरी लोकल होनी चाहिए, और 8 महीने में ये चीज लोकल होनी चाहिए, 12 महीने में मोटर लोकल होनी चाहिए। तो वहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है कि इंडिया में उस टाइम 2019 में कोई भी इलेक्ट्रिकल गाड़ी का पुर्जा नहीं बनता था, और वो ओईएम खुद नहीं बनाता था। अगर बनाएगा भी तो एक्साइड देगा, बॉश मोटर देगी, हेला कंट्रोलर देगा, तो कोई भी इनमें से ना कोई बैटरी बनती थी, ना मोटर बनती थी, ना बन सकती थी 4 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर मोटर बन सकती थी, क्योंकि इंजीनियरिंग पुर्जों को 2-2 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं। तो काफी दुहाई के बाद बात चली गवर्नमेंट के साथ 2019 में कि भैया ये क्या डाल दिया आपने, एक तरफ तो बढ़ावा किया, एक तरफ से मतलब बिजनेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप लोकल नहीं लगाओगे तो आप को धंधा ही नहीं करने देंगे। तो एक प्रैक्टिकल उस टाइम पे डिस्कशन हुआ कि नहीं नहीं नहीं, ये गाइडलाइन है, ये लॉ नहीं है। आप कोशिश कीजिए, स्वदेशी माल जरूरी है, डालना है, आज नहीं कल नहीं परसों हम आपके साथ हैं, हम देखेंगे कैसे चलता है, बट आप कोशिश कीजिए। तो उस कोशिश के दौरान फ्लेक्सिबिलिटी आई, और उस एक कोविड का टाइम भी आ गया 1-1.5 साल का, तो कुल मिला के गवर्नमेंट ने 1.5-1 साल का करीब इसमें एक्सटेंशन भी दिया। और अच्छा एक चल पड़ा कि ठीक है इकट्ठे चलते हैं, जितना हो सके करेंगे, अब कोविड जैसे ही खत्म हुआ फिर शुरू करेंगे। तो लोकलाइजेशन रियली कोविड के बाद शुरू हुई, और उसके 8-9 महीने के अंदर सबकी लोकलाइजेशन हो चुकी है, करीब 6 महीने पहले सबके सब लोकलाइज हो गए 100%। लेकिन बट सुहिंदर जी, अब बीच में क्या हुआ, करीब कुछ सुहिंदर जी, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, लॉबी होती है, जिनको कोई नुकसान दिखता है, उन्होंने उठ के अप्रैल 2022 में, जस्ट 1 साल पहले, खूब बम्बार्डमेंट की मेल्स की कि ये तो बहुत गलत हुआ। पॉलिसी लिखी थी कि 4 महीने में बैटरी बननी चाहिए थी, ये क्यों लोगों ने आपने 15 महीने दे दिए, मैन्युफैक्चरर्स ने 20-20 महीने क्यों ले लिए, मोटरों को 20-20 महीने क्यों ले लिए। पॉलिसी इतनी सैक्रोसेंट है, ये देश का पैसे का दुरुपयोग हुआ है, लोगों ने इंपोर्ट किया है, ट्रेडिंग की है, तो एक मुद्दा कुछ और था, उसको तोड़ मरोड़ किया किसी और तरीके से, और वो सब उसमें खारिज हो गया कि ये फ्लेक्सिबिलिटी तो सरकार की तरफ से भी थी और स्टेक होल्डर्स की रिक्वेस्ट भी थी। सुहिंदर जी, मैं सुहिंदर जी, एक मिनट सर, देखिए 3 इश्यूज थे। बिल्कुल सही है कि एक तो लोकलाइजेशन होना चाहिए, 50% मेक इन इंडिया, 1.5 लाख मैक्सिमम कीमत होनी चाहिए, और 40% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं होगी। और जो आप कह रहे हैं 10,000 पर किलोवाट था, उसको बढ़ा के 15,000 रुपये पर किलोवाट कर दिया गया था। ये अप्रैल 21 का रिवीजन था गजट में। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन जिन नामों के ऊपर ये चर्चा हो रही है वो सब बहुत बड़ी कंपनीज हैं, हीरो, ओला, टीवीएस, ओकिनावा, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े प्लांट लगाने, बड़े बड़े पैसे लेके आ रहे हैं। जिस तरीके का इन्होंने मतलब फंक्शन किया है, जिस तरीके से इन्होंने गड़बड़ी की है, वो ये नहीं कहा जा सकता कि किसी कंप्रेशन या प्रेशर में की। इससे लगता है कि इंटेंट ठीक नहीं था, और आप एक गाड़ी बिना सॉफ्टवेयर, बिना बैटरी के कैसे बेच सकते हैं? तो ये तो जानबूझ के की गई गलती ना। आपकी बात से यहां तक मैं सहमत हूं, लेकिन ये इंडस्ट्री की अपनी प्रॉब्लम नहीं थी, ये इंटेंशनल था कि सब्सिडी वसूलनी है तो कुछ भी कर लो। ये कुछ हद तक आपकी बात के साथ मैं पूरा राय रखता हूं कि ये एक मुद्दा था जो जेन्युइनिटी पे नहीं था, इसमें कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी नहीं थी। एक ये था कि भैया सब्सिडी अगर नहीं मिलेगी तो हमारा बिजनेस का क्या होगा, तो उसको एक इनडायरेक्ट तरीके से ये किया गया कि चलिए कुछ पुर्जे जो अपने लीगली तरीके से वो सोच सकते हैं कि अरे चार्जर तो हम अलग से बेच सकते हैं, गाड़ी का पार्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर तो अपग्रेड होगी, तो एक उन्होंने कुछ अपना व्यू लेके इन लोगों ने शायद कोशिश की कि अदरवाइज तो हमारा धंधा ही नहीं चलेगा, ये गाड़ी 2 लाख की हो जाएगी, 2.25 लाख की हो जाएगी। तो एक ही तरीका है 60,000 रुपए लेने का कि कुछ पुर्जे अलग किए जाए। तो मैं आपकी राय के साथ सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं स्लिपेज हुआ है, और उस स्लिपेज की वजह से
इनको एक भारी चोट लग सकती थी। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो एक रुख यह भी था शुरू में कि ये सब्सिडी सारी की सारी वापस ली जाए। फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे ज्यादा कंपनियां ओला कर रही है उसकी 1,000 करोड़ रुपए सब्सिडी वापस की बात हो रही थी, और इसी तरीके से बाकियों ने 300, 400, 500 करोड़ ले चुके थे वो, और वो ग्राहक को भी दे चुके थे आगे। बट एक प्रैक्टिकल रुख अपनाया गया, जो एक ठीक है, मैं कहता हूँ कुछ इलाज से, कि जो चीज हो गई भैया, आगे से ठीक करो। एक तो उन्होंने आगे से अपना बिल्कुल ठीक कर दिया है कि आगे से चार्जर जो है उसी का पार्ट होगा और 1.5 लाख के नीचे होगा। और अब इतनी बड़ी चपत लगाएंगे तो कंपनी डूब जाएगी, 1,000 करोड़ ले लेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी, तो क्या करें? तो ऐसे करते हैं कि आप कम से कम अब तो चार्जर फ्री करो, अगर उस टाइम नहीं किया तो, और अगर आप करते हो तो हम आपको कंडोन करते हैं। तो एक फ्लेक्सिबल रूप दिया गया है, एक त्रुटि के ऊपर और एक गलती के ऊपर। गलती जरूर हुई और उसपे जी एक गलती और हुई सुरेंद्र जी, एक और गलती और एक और शिकायतें, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। अभी मेरी जानकारी के हिसाब से रूल ये है कि जब कोई गाड़ी खरीदने जाता है तो जो उसका सब्सिडी पोर्शन है वो क्लेम करता है मैन्युफैक्चरर, और फिर वो देता है डीलर को, और डीलर पास ऑन करता है कस्टमर को। ये प्रोसेस से गाड़ी बिकनी चाहिए, लेकिन हो ये रहा था कि डीलर पूरा पैसा लेके आपसे गाड़ी दे देता था, उसके बाद कहता था जब सब्सिडी आएगी तो मैं आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा, विच इज़ अगेंस्ट द रूल। ऐसी भी शिकायतें बहुत बड़ी मात्रा में है। ये कुछ डीलर्स की शिकायत है, पर वो उसमें काफी जायज नहीं है, क्योंकि काफी कंपनियों के एक फॉर्म ऐसा नहीं था जो आप कह रहे हो कि पहले सब्सिडी मैन्युफैक्चरर को मिलती है। नहीं, पहले सबसे पहले सब्सिडी ग्राहक को मिलती है, और वो अपनी जेब से देनी पड़ती है नेटवर्क को या ओईएम को। तो ये आपका मानना गलत है, सब्सिडी पहले नहीं मिलती। सब्सिडी तो कस्टमर को देने के 5-4 महीने के बाद वापस मिलती है गवर्नमेंट से। तो सबसे पहले तो ये त्रुट है। उसके बाद एक तरीका है कि ओईएम अपनी जेब से दे, या जो स्कीम नेटवर्क के साथ चल रही है उसके साथ डीलर दे दे, और डीलर को वो वापस कर दे 1-1.5 महीने में। तो काफी कंपनियों ने दो रुख अपनाए थे कि भैया अगर आप अपनी जेब से देते हो सब्सिडी, डीलर को बोला था कि आप जेब से देते हो और हम आपको 1-1.5 महीने में वापस करते हैं, क्योंकि हमको तो 5 महीने बाद मिलेगी, तो आपको फला फला चीजें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मार्जिन एक्स्ट्रा हो जाएगी, आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि अगर आप नहीं दे सकते और हम देंगे, तो फिर वो फॉर्मूला 2 लगेगा, जिसमें क्योंकि जो कंपनी का खर्चा है फिर उस हिसाब से आपकी मार्जिन और वो चीजें चेंज हो जाएंगी। तो कुछ कंपनियों ने ये रुख अपनाया था, और सब डीलरों को पता था कि हम जब 1.5 महीने में हमें मिलने वाली है सब्सिडी, तो हम 1.5 महीने में इतना अपना 1-2% नुकसान क्यों करें। तो इसलिए सब डीलरों ने चूज किया कि कोई बात नहीं, हम जो सब्सिडी 1-1.5 महीने अपने पैसे में से दे देंगे, और वो हमको ओईएम देगा, ओईएम को 4 महीने बाद गवर्नमेंट दे देगी। तो ये है, तो इसमें कोई रूल नहीं तोड़ा गया। ये फ्लेक्सिबिलिटी ओईएम और नेटवर्क के बीच में है। इसमें गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती कि भैया ओईएम नहीं देगा डीलर ही देगा, या डीलर ही नहीं देगा ओईएम ही देगा। ये आपस की एक पार्टनरशिप है ना, उसी का फैसला है। सुरेंद्र जी एक चीज़ और बताइए, जिस जो आपका जो संगठन है उसके साथ सारे सदस्य जुड़े हुए हैं, चूंकि ये बात यहाँ तक निकल के पहुँच गई कि किसी ने शिकायत की, फिर जांच हुई और सर ये पाया गया, क्या सोसाइटी जो आपकी है इसके लेवल पे कभी ये चेक्स नहीं किए गए, या ये शिकायतें आपके पास नहीं है कि आपने सो मोटो अपनी तरफ से ये चेतावनी दी हो कि भाई आप लोग ये गलत कर रहे हैं? बिल्कुल हुई थी, और डिस्कशन भी हुई है। उसी का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ डीलर जो छोड़ देते हैं जब कंपनी को, या कुछ डीलर जो किसी रीजन से कंपनी के अगेंस्ट हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, वो एक्सेप्शन रूप में, फॉर एग्जांपल इसका 2400 डीलर हैं अपने मेंबर्स के। जो शिकायतें हैं हमारे हिसाब से करीब 15 हैं, बाकी 2330 डीलरों ने कोई शिकायत नहीं की है। और उसमें उनको दोनों ने मिलके ही डिसाइड किया है, ओईएम्स और उसने। अब जैसे 1 मिनट लगता है, अगर कल को ओईएम कहे ठीक है हम देंगे पैसा, पर आपकी मार्जिन 2% कटेगी, तो कोई रोक सकता है क्या उसको? ठीक है ना? तो वो एक फाइनेंशियल एक डिसीजन है जिसके अंदर 99% डीलर को कोई दिक्कत नहीं है। अब नेट शिकायत करने में तो जरूर कोई ना कोई जिसको और प्रॉब्लम्स है वो भी करता है, किसी का और मोटिव होता है, उस हिसाब से होता है। तो सबसे बात हुई थी, सभी को ये ऑप्शन दी गई थी, और सभी ने ये बोला कि नहीं, ये मुद्दा बिटवीन डीलर एंड ओईएम है, इसमें तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है। और अगर हमारे 99% डीलर इसको ठीक कहते हैं, तो ये कोई बात ही नहीं है कि 1-1.5 महीने में अगर आपको क्रेडिट नोट या सब्सिडी वापस दे देते हैं, तो ये एक मुद्दा पैसे का है, रोटेशन का है।
सुरेंद्र जी रुकिएगा, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ कुछ सेकंड्स का, वापस आते हैं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि क्या सोसाइटी पे इस बात की भी शिकायतें आई थी कि सॉफ्टवेयर और बैटरी अलग बेची जा रही, जो बड़ा वाला मुद्दा है, उस पर आप लोगों को क्या रिएक्शन था, उस पर मैन्युफैक्चरर्स ने क्या कहा आपने जब ये सवाल उठाया, रादर देन कि गवर्नमेंट के सवाल उठते? ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करें। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. अपने बिग बॉस जब एमडी थे तो हमारा भी ख्याल रखते थे। और हमारे प्रिंस साहब तो अपने परिवार का इंश्योरेंस कराने में ही बिजी हैं। अरे बिग बॉस साहब अपने परिवार का टर्म इंश्योरेंस कराने में ही बिजी हैं। आखिर ऑफिस भी तो हमारा परिवार ही है। लेट्स क्लोज द डील। थैंक यू। वर्मा जी, इस प्रिंस के साथ चाय पियोगे? अरे सर, LIC's ग्रुप टर्म एश्योरेंस प्लान रखे आपके ऑफिस फैमिली का ख्याल। छोटू, कम टाइम में ज्यादा काम कर लेगा। ऊंची चढ़ाई पर भारी लोड कर लेगा। कम फ्यूल में मीलों का सफर कर लेगा। आ गई है नई सुपर कैरी, ज्यादा पावर, बेहतर सेफ्टी और माइलेज के साथ मेरी सुपर पावर। नई मारुति सुजुकी सुपर कैरी विद सुपर पावर। लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। स्टार्टअप है तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नॉर्मल, बट इन्वेस्टिंग दैट डजंट टेक टू लॉन्ग। एंजल वन पर क्विकली इजीली अकाउंट ओपन करो। ये चाय ठंडी होने से पहले यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। ये भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड है मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। खोलिए खुशियों की तिजोरी। While a general has the power to cool, even in the hottest summers, its sustainable technologies help fight climate change and protect our planet. General, the extreme machine. The all-new Hyundai Verna, futuristic, ferocious. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। स्वागत है एक बार फिर से आपको, और आज हम बातचीत कर रहे हैं फेम 2 स्कीम क्यों विवादों में आई और क्या उसमें मसले हुए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ SMEV के DG सोइंदर गिल साहब हैं। गिल साहब, हमने ब्रेक से पहले काफ़ी चर्चा की, एक सवाल और हमें क्लैरिफाई करिएगा कि ये जो बड़ा वाला मुद्दा था जिसमें सब्सिडी गलत तरीके से क्लेम की गई, सॉफ्टवेयर और बैटरी अलग अलग बेची गई, क्या ये वाली शिकायत भी आप लोगों की नज़र में सोसाइटी के पास आई थी और आप लोगों ने उन लोगों को आगाह किया था कि भाई साहब ऐसा मत करिए, ये गलत है? बिल्कुल आई थी। हर शिकायत की कॉपी भी हमारे पास आती है और हमने अपनी तरफ से स्वयं से छानबीन भी की थी और इसको सच पाया गया। और उसके साथ 2 शिकायतें और थी कि एक तो चार्जर जो है वो अलग से बेचा जा रहा है और चार्जर भी चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा है कुछ कंपनियों द्वारा। उसके रिकॉर्ड भी हमारे पास आए थे और ये शिकायत भी आई थी कि बैटरी की पावर जो है वो उससे कम मिल रही है और सब्सिडी ज्यादा मिले। और तीनों सच्चाइयों में तीनों चीजों में कुछ छानबीन हुई थी और कुछ हमारे पास जो फीडबैक थी उसमें ये पक्का था कि यस,
सॉफ्टवेयर और ये जो चार्जर है ये अलग से बेचा जा रहा है। गवर्नमेंट की जांच से पहले बात आती है कि क्या पनिशमेंट हो इस चीज का। एक तरीका है कि आप 0-1 सिचुएशन ले लें कि भैया आप 1000 करोड़ वापस कर दो। एक है एक थोड़ा प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक पनिशमेंट, जैसे ना प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट। तो आई थिंक कि ये जो चीज हुआ ये प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट के अंदर इसका सोल्यूशन हुआ है, ना कि ये एक रूल बुक के हिसाब से कि किताब में लिखा है अगर आप करोगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, अब आप 60-60 हजार रुपए वापस करो और कंपनियां बंद कर दो। तो ये कंपनियां बंद हो जाती, उसकी तुलना में एक अच्छा सरकार ने लिया कि ठीक है इन्होंने सबने गलती की, और खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला, एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया। पर अब क्या करें, किया तो किया। एक तो कान पकड़िए, दूसरा आगे से मत कीजिए। और ठीक है हम कष्ट कर बहुत कुछ सकते थे, बट हम नहीं इतना कर रहे, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट हो। अनफॉर्चुनेटली ये चारों कंपनियां हमारे मेंबर नहीं है, नहीं तो हमारा काफी इनके ऊपर जोर चलता। ये चारों श्याम की जो लॉबी उनके मेंबर हैं जो पेट्रोल लॉबी के लोग हैं, तो हम सिर्फ उनको हिदायत ही दे सकते थे, हम उनपे हमारा कुछ हक या जोर नहीं था। अच्छा, 12 कंपनियों का नाम आ रहा था, बाकी कोई आपके सदस्य थे जो इस तरह की गड़बड़ कर रहे थे? बाकी तो रहे होंगे। हमारा कोई भी सदस्य ऐसे नहीं था जो ये गड़बड़ कर रहा। ओके, ये सब वो एक तो ये कि सियाम और आप लोगों ने अलग अलग बॉडी बना रखी है, वो आइस इंजन वाली और आप लोगों की। अच्छा, अब ये बताइए कि ये मसला अभी सॉर्टेड आउट है या अभी भी इसमें चीजें फंसी हुई हैं और गड़बड़ियां हो रही हैं? नहीं, अब आगे से तो सारे मसले बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से, फ्लेक्सिबल रूप से सॉर्ट आउट हो रहे हैं। और मेरे को लगता है अगले 1 महीने के अंदर ये बात सिर्फ बीती बात रह जाएगी। जो भी जिसको छोटा मोटा अंकुश लगाना है लगाकर, आगे का मेन है कि पॉलिसी को भी देखा जाए कि उसके अंदर इतनी सारी क्या त्रुटियां थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये 1.5 लाख की तो त्रुटि नहीं मैं गिनता, बट अगर मैं ये देखता हूँ कि ये जब पॉलिसी बनी उसमें 4 महीने में आपने बोला मोटर बैटरी ये कर दो, तो बहुत बड़ी त्रुटि थी। तो ऐसी त्रुटियों को भी देखा जा रहा है कि आगे से ना हो कि इतनी इम्प्रैक्टिकल लिमिटेशन हो और उसको फिर किसी कंप्लेनेंट्स ने अगर एनोनिमस कंप्लेंट की उससे सब कुछ उखड़ जाए, उल्टा हो जाए। इन चीजों के अंदर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि इससे बहुत बड़ी सीख मिली है कि अगर कोई गवर्नमेंट का पैसा यूज हो रहा है उसके अंदर पॉलिसी एक बनती है, एक पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन होती है। जब इम्प्लीमेंटेशन होती है तो उस टाइम प्रैक्टिकलिटी होती है। तो यू कांट गो बैक 3-4 साल पहले, नहीं हम तो दोबारा पॉलिसी पढ़ेंगे। वो एक बहुत अच्छी बात हुई है कि प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए पॉलिसी में अमेंडमेंट्स हो रही हैं, स्ट्रिक्टनेस हो रही है। अब देखिए आप कह रहे हैं 50% पुर्जा इंपोर्ट अलाउड था, तो 50% तो चाइना से आज भी आ रहा है ना, क्योंकि चाइना ही एक अच्छा सोर्स है इस टाइम पे जो वर्ल्ड को सप्लाई करता है। अगर आप अच्छी चीज खरीदना चाहते हो, आप अच्छे सप्लायर पे जाते हो तो चाइना उनका सोर्स है। तो एक डिग्री की बात है, 50 की जगह 60 किसी ने किया कि 55 किया, ना कि कुछ लोगों ने चाइनीज किया। सुरेंद्र सर 50-60 या 1.5 लाख या 40% या 15,000 पर किलोवाट, ये सारे तो इसलिए बनाए गए नियम कि घरेलू ईवी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, घरेलू उत्पादन बढ़े, हमारे अपने मैन्युफैक्चरर इस काम में लगे। वो कोई 50% की मैं भी मानता हूँ, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि वो 50 से 52 हो गया तो एकदम फांसी लगा दी जाएगी, वो ऐसा कुछ नहीं। इंटेंशन और इरादा ये है कि डोमेस्टिकली ईवी प्रोड्यूस किए जाएं, जिसमें मेरी शिकायत है सर आप लोगों से कि आपकी इंडस्ट्री दिलचस्पी नहीं ले रही है, वो रिलेक्टेंट है। मिल रही है सब्सिडी तो चलो गाड़ी बना देते, बेच लेते, मुझे दिलचस्पी नहीं दिखती सर, ये मेरा आरोप भी है। मैं इसमें बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इतना बहुत बार गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कस हुआ है कि कहते हैं ना कौन सी चीज पहले आएगी, हेन और एग। अब जब तक 1-2 लाख गाड़ी 3 लाख साल की नहीं बनती, तब तक कोई बैटरी, कोई मोटर वाला कोई इंटरेस्टेड नहीं होता सप्लाई करने के लिए। पहले तो ये आप सच जान लीजिए। और ये एक्साइड, बॉश और ये ओईएम को रिपोर्ट नहीं करते, इनके अपने धंधे हैं, इनके अपने बिजनेस मॉडल है। तो ओईएम रिक्वेस्ट कर सकता है सप्लाई चेन को, वेंडर को, कि प्लीज मेरे डिजाइन के हिसाब से आप मोटर दे दीजिए। तो जब तक वॉल्यूम नहीं आता वो इंटरेस्टेड नहीं है, और वॉल्यूम तब नहीं आएगा जब तक ओईएम ऑर्डर नहीं करेंगे। तो एक स्नो बॉलिंग इफेक्ट हो जाता है ना। अब आप देखिए पिछले 8 महीने पहले जब पॉलिसी चेंज हुई, उससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, 10,000 से कोई रिजल्ट भी नहीं आया। बट अप्रैल 21 में जब पॉलिसी चेंज हुई, उसके बाद वॉल्यूम बढ़ने शुरू हुए और सप्लाई चेन भागी आई, लाइन लगा के आई सबके पास। जो हमारे 26 सप्लायर है वो कहते हैं हमारे पास 3-3 वेंडर हो गए,
और वो अब सितंबर लास्ट ईयर से सबके सब सप्लाई भी कर रहे हैं। तो जब टाइम आया तो सब कुछ हो गया ना, मेक इन इंडिया भी हो गया, बढ़िया हो गया, बेस्ट से बेस्ट जैपनीज कंपनी इंडिया में आ गई है नाइडेक, जैसे कई लोग दे रहे हैं, जैसे हीरो इलेक्ट्रिक अब नाइडेक मानेसर से खरीद रहा है मोटरें, पर पहले क्यों नहीं खरीद सका? क्योंकि कोई सप्लाई करने को राजी नहीं था। तो हर जगह ही वक्त सुंदर होता है। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि चिकन और एग वाली स्थिति है ना। अब देखिए 7-7.25 लाख गाड़ियां बिकी हैं FY23 में, है ना। और वो चिकन और एग को तोड़ने के लिए वो 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम लाई गई थी। तो कुछ तो इंडस्ट्री को भी शायद इनिशिएट करना चाहिए ना। सब सरकार ही पहले इनिशिएट करके सब कुछ इकोसिस्टम बना दे, हम फिर आके बेचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, ईवी इंडस्ट्री बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ से भी अगर प्रयास करें तो ये गाड़ी बढ़ पड़ेगी, क्योंकि नंबर सब बहुत सजेस्ट कर रहे हैं कि 100% की ग्रोथ दिख रही है। तो डिमांड तो है, थोड़ा सा इंडस्ट्री को भी अपनी तरफ से पुश करना चाहिए कि चलो सरकार ने 10,000 करोड़ दिए हैं तो हम भी कुछ अपनी तरफ से लगाएं और इंतजार करें कि ग्राहक आ जाए। मैं ये इंतजार करूं कि नहीं, जब ग्राहकों की लाइन लग जाएगी तब मैं पहली ईवी गाड़ी और बैटरी बनाऊंगा, तो ये भी शायद थोड़ी सी जाती। खैर एनीवे सर, समय कम इसलिए एक सेकंड जी, ये तो ओईएम ने किया ही है। जितने भी ओईएम मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने 15 साल से यही किया, इन्वेस्ट किया है। मैं वेंडरों की बात कर रहा हूँ, वेंडर नहीं लगा रहे पैसे, वेंडर ओईएम नहीं है। तो सर मैं पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ओईएम या वेंडर या सप्लायर या कोई, सबको इसमें काम करना चाहिए। देखिए अभी ओईएम आज की तारीख में सर, ओईएम की आप तारीफ करें, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन वो दिन भी याद रखिए जब नीति आयोग ने बुलाया था और कहा था 15 दिन के अंदर अपना ईवी प्लान दीजिए, कोई दरवाजे भी नहीं गया था सर। आज सब बता रहे हैं कि हम ओईएम हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबकी गलतियां कहीं ना कहीं रही हैं इस इंडस्ट्री को यहां तक लाने में और अच्छा एक्सलेट नहीं करने। बहरहाल ये एक लंबा इशू है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ की ग्रोथ बहुत अच्छी है और सब में आप सब लोगों का बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।